नमस्कार। बिहार तक के इस मंच पर आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव अगले 2 महीने में होने वाले हैं और बिहार तक की ये एक पहल है, ये बैठक, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं तमाम बिंदुओं पर, राजनीतिक बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। क्या होने वाला है इस बार चुनाव में, कौन किस करवट बैठेगा, कौन सा गठबंधन बनेगा नहीं बनेगा, सरकार किसकी बनेगी, इन सब तमाम बिंदुओं पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार में मंत्री और जिन्हें बीजेपी का सेकंड जनरेशन लीडर भी कहा जाता है, नितिन नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे नितिन जी, 2-3 दिन पहले की बात है, आप काफ़ी सौम्य स्वभाव के नेता हैं, आपको शालीन रूप में जाना जाता है। आप ये मोर्चा लेकर कांग्रेस दफ्तर पर क्या करने चले गए थे 2-3 दिन पहले? एकदम तस्वीरें वायरल हो गई कि नितिन नवीन आगे आगे मोर्चा निकाल के चल रहे हैं। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से अलग बातें हैं। हर व्यक्ति के अंदर उसकी अंतरात्मा में एक अलग आवाज़ आती है और मेरा यह मानना है, हम लोग पहले तो मनुष्य हैं और मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से कुछ चीज़ों के लिए एक भावना होती है और जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री के लिए, एक माँ के लिए किया गया, निश्चित रूप से कई कार्यकर्ता हम लोग आहत हैं, बिहार के लोग आहत हैं, बिहार का हर बेटा आहत है और हम लोगों ने एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ पर अपना विरोध दर्ज करने गए थे और पूरी तरह से हम लोगों ने विरोध दर्ज भी किया। अब इसके बाद सामान्यतः किसी भी कार्यालय पे अगर प्रदर्शन होता है तो कार्यालय के अंदर बंद करके बाकी लोग दूसरे पार्टी के अंदर रहते हैं, पर इस बार वो लोग भिड़ंत के मूड में थे तो उसका नतीजा निश्चित रूप से गलत हुआ। तो वहाँ पे जो सब कुछ हुआ, पत्थरबाजी हुई, कांग्रेस दफ्तर में आप लोग के कार्यकर्ता घुस गए, शीशे वीशे तोड़े गए, तो लगा कि भाई बीजेपी इतना एग्रेसिव कैसे हो गई? रोहित जी, आप भी वहाँ पर थे और आपको मैंने विजुअल लेते देखा। हम लोग वहाँ पर पहुँचे, उस समय पहले से 40-50 कार्यकर्ता कांग्रेस गेट के बाहर खड़े थे। हम लोग जब वहाँ प्रदर्शन करने गए तो दोनों के प्रदर्शन के बीच में आपस में जो लाठियाँ चली, उसके बाद जब जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे दोनों कार्यकर्ताओं के माथे पे लगा और फिर अंदर से जब ईंटा पत्थर चालू हो गया तब आपने तो देखा होगा, हम लोग तो करीब हजारों कार्यकर्ता गए थे, किसी के हाथ में कोई ईंटा पत्थर नहीं था। जब अंदर से ईंटा पत्थर चालू हुआ तब कार्यकर्ता एग्रेसिव हो गए। बाद में हम लोगों ने सबको हटाया, इसमें 3 कार्यकर्ता का माथा फटा। मेरा ये कहना है कि अगर प्रदर्शन हो रहा है तो इस प्रकार से कार्यालय के अंदर से ईंटा पत्थर चलाएंगे तो उसका तो कहीं ना कहीं आक्रोश हो ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है किस विषय के लिए था, इससे विषय नहीं खत्म हो जाएगा। क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इसके लिए माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी? क्या उनको शर्म या इसके लिए संवेदना नहीं व्यक्त करनी चाहिए थी कि इस प्रकार का घटना हुआ है मेरे मंच से? आपने देखा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस पर एक बार भी टिप्पणी किए हों और कहते हैं कि मैं नहीं था मंच पे। मैं इस मुद्दे पे आऊँगा। देखिए, सबसे पहले को कि ये सबसे ज्वलनशील मुद्दा इस वक्त देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री को अगर अपशब्द कहे गए हैं, उनकी स्वर्गीय माता जी को भी कुछ अपशब्द कहे गए हैं, तो इसको लेकर कल पहली बार प्रधानमंत्री ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और जिस तरीके से उन्होंने अपना दर्द, अपनी पीड़ा बयान की है इस तमाम मुद्दे को लेकर, इसको लेकर क्या लगता है कि वाकई में बीजेपी के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा भी मिल गया है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले? मैंने इसीलिए कहा रोहित जी, हम हर चीज़ को राजनीतिक मुद्दों की दृष्टि से नहीं देखते हैं। कांग्रेस की रीति बन गई है और यह नीति बन गई है कि प्रधानमंत्री, उनके नेता कंटिन्यूअसली, चाहे सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, लोकतंत्र में विरोध करने की एक प्रक्रिया होती है, पर इस तरह के शब्दों से लगातार, और वही प्रकटीकरण उनके कार्यकर्ताओं ने किया, तो स्वाभाविक रूप से जनता में आक्रोश है और जनता में आक्रोश है तो उसका मुद्दा तो अपने आप में बना है, हम बनाए या न बनाए। और प्रधानमंत्री जी तो कल आहत मन से बात किए कि अगर मेरे अंदर कोई गलती है, मुझसे कोई है, मुझे बोलो। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ ने मुझे संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचाया, उसके बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कोई बेटा स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसको आप लोग चुनावी मुद्दा भी बनाएंगे? नहीं, हम कोई चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे, लेकिन ये जनता में जिस प्रकार के आक्रोश हैं, निश्चित रूप से इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। कल आप लोगों ने बंद का भी आह्वान कर दिया है बिहार में। महिलाएं हैं, महिला मोर्चा ने लगातार इसके लिए आंदोलन किया,
आप कंटिन्यूअसली देखे होंगे, कई बार महिलाएं अग्रेसिव हो गई। कल भी महिलाएं काफ़ी संवेदनशील थी और उन्होंने निर्णय किया है कि नहीं, हम लोग कल पूरी आक्रोश के साथ बिहार बंद का आह्वान करेंगे। चूंकि राहुल जी और तेजस्वी जी माफ़ी तक नहीं मांग पाए, खेद भी नहीं व्यक्त किया। तो वो खेद किस बात का व्यक्त करेंगे? कांग्रेस ने तो ये नैरेटिव अब सेट कर दिया है ना कि वो जो मंच बना हुआ था वो आरजेडी कांग्रेस का दरभंगा में, अब वो एक इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है जिस व्यक्ति ने गाली गलौज किया है या अपशब्द कहे हैं वो बीजेपी का प्लांट हो। ये तो नैरेटिव राहुल गांधी जी संसद के अंदर जब बोलते हैं जो शब्द, उनके कार्यकर्ता उसी को ना फॉलो करते हैं। सोनिया गांधी जी और जिस प्रकार के शब्दों का मंच से राहुल गांधी ने प्रयोग किया है वो शब्द आपके ध्यान में होंगे। मणिशंकर अय्यर ने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया है वो आपके ध्यान में होंगे। तेजस्वी यादव सदन के अंदर और सदन के बाहर किस प्रकार के इशारे और किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आपके ध्यान में होगा। तो कहीं ना कहीं जो नेता कर रहा है, कार्यकर्ता उसी को ना फॉलो कर रहा है। और हमारे ऊपर क्यों कार्यकर्ता, आप कहते कि आपका मंच नहीं है, आप कहते आपके झंडे और नीचे थे ऊपर तक आपके झंडे और बैनर लगे हुए थे, आपका एक कार्यकर्ता, वहां पर हजारों कार्यकर्ता थे। वो तो कह रहे हैं कि जिसने गाली दी वो बीजेपी का प्लांट है, बीजेपी ने वो किसी आदमी को भैया कर दिया। मतलब कि आपके मुंह से जो निकला वो किसको, कौन था? मोदी के बारे में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तू तलाक की भाषा का इस्तेमाल किया तलाक से लेके चोर से लेके क्या क्या नहीं कहा गया, मौत का सौदागर से लेके उनके जाति विषय पर भी उनको अपमानित किया गया, उनके काम करने के तरीके, जो चाय बेचने वाला है उसको उस रूप से अपमानित किया गया कि मेरे कार्यालय के बाहर आके चाय बेचिए। किस प्रकार के देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या आपने नहीं बोला है, और आज आप कह रहे हैं कि हम बच जाएंगे। नहीं बच पाइएगा, हर माँ इस बात का बदला लेगी। चुनाव में इसका लगता है कि आपको ये एक मुद्दा बनेगा, या फिर बिहार के जो वोटर्स हैं, खासकर जो महिला मतदाता हैं, वो इससे आहत हैं और इसका कोई असर पड़ सकता है चुनावों में भी? देखिए, जब जब देश की जनता ने देखा है, जब जब इन लोगों ने मोदी को अपमानित किया है, देश की जनता ने और खड़े होकर मोदी को आशीर्वाद दिया है। इस बार भी ऐसा ही होगा। वोट चोर गद्दी छोड़, ये एक बड़ा नैरेटिव पिछले, अगर आप देखिए 1 महीने के अंदर में जो है राहुल गांधी ने, मेरा सवाल आप सुन लीजिए, एक चलाने की कोशिश की है। 16 दिन की यात्रा इनकी बिहार में हुई, राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की। क्या लगता है इस 16 दिन की यात्रा में क्या कांग्रेस को, आरजेडी को इसका फायदा होने वाला है? वोट चोर का आरोप लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री पर। सबसे पहले रोहित जी, इससे 2 बातें निकलती हैं। 16 दिन में बिहार घूमना, क्या उनके पिताजी के कालखंड में या कांग्रेस की जब सत्ता रही साथ में, क्या 16 दिन में एक जिला कवर कर पाते? आज 16 दिन में आप बिहार घूमने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बनाई हुई सड़कें हैं जिसमें आप रफ्तार से बाइक से घूमते हुए और घूमते फिरते आप रोड शो करते हुए सफ़र कर लिए। इसके लिए आपको नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहिए, नरेंद्र मोदी की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं वोट की। बिहार के लोगों ने देखा है बूथ कैसे लूटे जाते थे, बंदूक के नोक पर बैलेट बॉक्स कैसे उठा लिए जाते थे। ये कौन लोग थे? यही लालू जी और कांग्रेस के लोग थे। अब वोट के अधिकार की बात करते हैं, जिसकी यात्रा निकाल रहे हैं। मैं पूछता हूं, क्या घुसपैठियों को वोट देने की अधिकार की बात आप करते हैं? बिहार में क्या घुसपैठियों को अधिकार दे दिया जाए वोट का? बिहार के 14 करोड़ लोग में से केवल 60 लाख लोग को चिन्हित किया गया है, जिसमें डेथ लिस्ट भी है, जिसमें माइग्रेशन लिस्ट भी है, और जिसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो घुसपैठी हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार और इलेक्शन कमीशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, उन घुसपैठियों को रोक रहा है। जिनका 2 जगह नाम है उसका डिलीशन हो रहा है। मेरा कहना है कि कांग्रेस को सही में अधिकार की चिंता होती तो क्या उसके एक भी बीएलए कहीं पर आपत्ति करते हुए नजर आए? इलेक्शन कमीशन का नियम है 30 दिन का समय दिया। आपके पास 80,000 बूथ हैं, 80,000 बूथ में से कम 8,000 बूथ के भी कोई कार्यकर्ता आपको निकल के कहते कि मैं वोटर का ये कंप्लेन करता, मेरी दावा आपत्ति है? कहीं भी आपको नजर आया? यात्रा तो निकाल लिया, लेकिन कार्यकर्ता को अगर इसके कहते कि जनता के अधिकार के लिए काम करो, वो नहीं हो सकता था। हमारे कार्यकर्ता ने, भाजपा कार्यकर्ता ने हर बूथ पर जहां पर डेथ हुआ या जहां पर अन्य नाम कटे हैं उसका एक एक गहन पुनरीक्षण पर काम किया। लेकिन इनको काम से मतलब नहीं है, इनको राजनीति से, वो भी किसके लिए? चंद घुसपैठिए के लिए जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। निश्चित रूप से उनको रोकेंगे, क्योंकि हम बिहार के लोगों का हक देंगे, हम घुसपैठियों का हक नहीं दे सकते। यानी मतलब कोई घुसपैठिया अगर है तो उसको बिहार से बाहर निकाला ही जाएगा। 100% जो बिहार के अंदर बिहार के लोगों के संसाधन पे, बिहार के लोगों के अन्न पे, बिहार के लोगों के रोजगार पे कोई चोट पहुंचाता है तो अरे घुसपैठिया आएंगे तो किसका नुकसान होगा?
बिहार के लोगों का रोजगार छीनेंगे, बिहार के लोगों के संसाधन पे अपना हक जमाएंगे। आज आपको 60 लाख लोगों के अंदर जो चंद घुसपैठी है उनकी चिंता में है। क्या 14 करोड़ बिहारियों पे आपको भरोसा नहीं है कि वो आपको वोट देंगे? किसके वोट के अधिकार? वोट तो मिल ही रहा है। और जिसकी बात इलेक्शन कमीशन की उठाते हैं, आपके सामने मैं पूछता हूं, क्या कर्नाटका में आप चुनाव लड़े थे ना? क्या जनता वहां पर नहीं वोट की? हिमाचल में आप चुनाव लड़े ना, आप चुनाव जीते, वहां जनता ने आपको वोट नहीं दिया क्या? तो क्या वो वोट चोरी के आधार पर आपको सत्ता में मिली? सोच देखिए, जहां वो जीतते हैं वहां उनका लोकतंत्र रहता है, और जहां हारते हैं वहां इलेक्शन कमीशन, सरकारें दोस्त हो जाती हैं। यही उनका जो दोहरा चरित्र है, जनता समझती है। नितिन जी, लेकिन क्या करेंगे? ये जो 16 दिन की यात्रा राहुल और तेजस्वी ने की थी, इस पे तो आपको क्या लगता है कल 36 मिनट के प्रधानमंत्री के भाषण ने पूरा पानी फेर दिया 16 दिन की मेहनत पर? मैं तो ये कहूँगा कि 16 दिन की यात्रा का ये जो माहौल, कम से कम राहुल जी आए, तेजस्वी को इनकार करके चले गए, यही 16 दिन की यात्रा में हुआ है। कांग्रेस के लोगों, तेजस्वी जी लगातार कसिंदे कस रहे थे कि अगला पीएम राहुल होंगे, पर राहुल जी के मुंह से ये नहीं निकल पाया कि तेजस्वी कुछ हो सकते हैं। तो असली जो फलाफल निकला कि तेजस्वी इनकार किए गए कांग्रेस के द्वारा, यही है 16 दिन का रिजल्ट। चलिए दूसरे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा आप लोगों के एनडीए का है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं अचेत अवस्था पर हैं। 20 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कब तक आप लोग नीतीश कुमार को अपने कंधे पे ढोइएगा? नहीं, आज आप देखिए, पिछले 20 वर्षों में विकास के सफर को आप देखिए। आज जिस बिहार में एक महात्मा गांधी सेतु, जिसको ब्लैक स्पॉट हम कहते थे, जहां पर एक बार बाराती चलती थी तो उसी दिन बारात लगेगी कि नहीं लगेगी कोई नहीं जानता था। इमरजेंसी में अगर हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस चलेगी तो सही समय पर पहुंचेगी कोई नहीं जानता था। बगल में कोइलवर ब्रिज था, बॉटल नेक। तीसरा राजेंद्र सेतु, बॉटल नेक। आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीनों तरफ 6 लेन सड़कें बनी है। ये है नीतीश कुमार की पहचान, ये है नीतीश कुमार का नेतृत्व। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अब नीतीश कुमार, अगर आप बीजेपी की सरकार आ जाए, आप ही का नेतृत्व आ जाए, तो क्या बिहार का विकास ठप हो जाएगा? क्या नीतीश कुमार पर ही आकर विकास रुक जाता है? नहीं, आगे क्या विकास आप लोग नहीं कर सकते हैं? बहुत स्पष्ट है, बीजेपी एंड जेडीयू गठबंधन ने काम किया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम किया, और हम लोग मानते हैं कि 2025 का चुनाव भी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और विकास, अगर वो स्वस्थ नहीं होते, 38 दिन की प्रगति यात्रा की, एक जिले में गए, जिलों की योजनाओं की समीक्षा की, जो घोषणा किया उसको कैबिनेट से अनुमोदन कराया, अनुमोदन करा के आज शिलान्यास कर रहे हैं। क्या इतने तेजी से कोई मुख्यमंत्री अस्वस्थ होगा तो काम कर पाएगा क्या? और मैं तो यही कह रहा हूं, तेजस्वी जी सदन में कितने दिन नजर आए? युवा है ना, कभी 12 बजे के दिन के पहले सदन में देखा क्या आपने? पूरे दिन भर सदन में बैठते हुए देखा क्या? युवा का मतलब जोश से काम करना होता है। केवल रात में जाकर मेरीन ड्राइव में नाचने से युवा नहीं हो जाता। मौका मिला है तो काम करिए, मौका मिला तो गरीब का आशियाना बनाते, अपने लिए मॉल नहीं बनाते। रात में अगर उनका वो रील वायरल हुआ है मरीन ड्राइव पर, जो आप कह रहे थे वो डांस वाला, तो माहौल क्या है, कानून व्यवस्था क्या है? मैं वही कहूँगा कि अगर रात में 11 बजे आप अपने परिवार के साथ उस सरपराटे मेरीन ड्राइव, जो बिहार की पहचान बन गई है, नीतीश कुमार के देन है, उस पर अगर वातावरण अच्छा है तब ना आप परिवार के साथ एंजॉय कर पा रहे हैं। आपके समय में अंधेरा ढलने के पहले माँ बहनें निकलने के लिए सोचती थी, रेस्टोरेंट जाने से डरती थी। आज हमारी माता बहनें आराम से मेरीन ड्राइव पे जाकर गोलगप्पा और चाट खाती हैं, उस मनोरम माहौल का लुत्फ उठाती हैं। ये नीतीश कुमार का बदलाव है। तेजस्वी यादव जी, आपने तो लालटेन युग में महिलाओं को घर से निकलने में डरा दिया था। आप नीतीश कुमार के साथ बड़ा करीब से काम करते हैं, कैबिनेट में आप मंत्री हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नीतीश कुमार वाकई अस्वस्थ हैं? क्या लगता है उनकी सेहत को लेकर बहुत बड़ा एक नैरेटिव चलता है कि मैं यही बता रहा हूं ना कि जो व्यक्ति 38 दिन की जिले की यात्रा, प्रगति यात्रा के माध्यम से करता है, उन योजनाओं को कैबिनेट में स्वीकृति कराना, और कैबिनेट कराने के बाद सबका टेंडर हुआ कि नहीं हो रहा, एक समीक्षा करना डिपार्टमेंट वाइज, और साथ ही साथ खुद हर दिन कोई ना कोई योजनाओं को देखने, मॉनिटर करने जाते हैं, और अब शिलान्यास भी कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री अगर अस्वस्थ होते तो इतनी प्रगति से काम कर पाते। लेकिन वही मुख्यमंत्री है कि
कभी किसी मंत्री को सर पे फूल रख देते हैं, कभी सर से सर टकरा देते हैं, कभी किसी आईएएस अधिकारी के सर पर गमला रख देते हैं। तो जब ये सब तस्वीरें आती हैं ना नितिन जी, तो फिर सवाल खड़ा होता है नीतीश कुमार जब पर। अपने इर्द गिर्द लगातार लंबे समय से एक दूसरे के साथ काम करता है तो एक दूसरे के साथ बातचीत के दौरान में कभी दोस्ती के नाते, कभी कुछ के नाते एक विषय आता है, लेकिन इससे उनके पर्सनालिटी के उस विषय को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक स्टेट्समैन के रूप में लगातार बिहार के विकास की चिंता करता है। यानी अगले 5 साल भी वो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए पूरी तरीके से फिट हैं? मैं तो ये मानता हूं कि वो पूरी तरह से फिट हैं और बिहार पूरी तरह से तैयार है उनको अपना अगला मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए। बीजेपी का मुख्यमंत्री कब आएगा ना? अपनी पार्टी के बारे में जिक्र कीजिए ना। रोहित जी, मेरे सेहत की चिंता और बिहार के सेहत की चिंता में पहले बिहार के सेहत की चिंता होनी चाहिए। भाजपा निश्चित रूप से उस सरकार में, आज मैं मंत्री हूं ना, विकास के काम कर पा रहा हूं ना, हमारे नेता सम्राट चौधरी वित्त के व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं ना। मुख्यमंत्री भी जिस दिन समय आएगा, जिस दिन परिस्थितियां होंगी, नीतीश कुमार के निर्णय के आलोक में निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी दिन बिहार को क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री भी मिलेगा? देश को तो प्रधानमंत्री मिला है। बिहार की बात कीजिए। कल तक लोग इसकी चिंता में रहते थे कि भाई बीजेपी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, पर एक ऐसा कोई नेता नहीं है जो देश का प्रधानमंत्री बन पाए अटल जी के बाद। यही मीडिया कहती थी। निकल के आया गुजरात का एक लाल और देश को नेतृत्व दिया। निश्चिंत रहिए, बिहार में भी वो दिन आएगा जिस दिन भाजपा का भी होगा और जदयू गठबंधन के साथ होगा। यानी ये अब बड़ी खबर एक दे रहे हैं कि किसी दिन बीजेपी का मुख्यमंत्री भी हो सकता है बिहार में। अरे भैया, फ्यूचर किसने देखा है? किस दिन का कभी भी आप चाहेंगे ऐसा दिन आए? अरे भैया, दम आए। हमें एक एक कार्यकर्ता चाहता है और भविष्य में सब कोई, लेकिन दोनों ही दलों ने माना है कि आज का वर्तमान नीतीश कुमार के साथ है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में है। भविष्य लेकिन एक कभी आप देखते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? भविष्य में तो बहुत कुछ देखा जाता है रोहित जी। भविष्य में आप भी बहुत कुछ देखते हैं। चाहत तो है ना। चाहत किस बंदे की नहीं होगी? कौन व्यक्ति नहीं है जो इस देश में जो भाजपा का काम करता होगा वो नहीं चाहता होगा देश में हमेशा प्रधानमंत्री उसका हो और बिहार में मुख्यमंत्री भी अपना हो। हर राज्य में हो, देश के हर राज्य में मुख्यमंत्री अपना हो, ये कहा नहीं कोई चाहे। लेकिन गठबंधन दल भी मेरा ही है, ये मैं मानता हूं। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार आपके लिए जरूरी है या इस चुनाव में मजबूरी है? क्योंकि नीतीश कुमार के पास अपना एक वोट बैंक है, उनका एक चेहरा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार एक क्लीन इमेज के नेता है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आपको क्या लगता है जो बिहार के लिए जरूरी है वो भाजपा के लिए भी जरूरी है? इसीलिए इस बार भी वही नेतृत्व करेंगे, मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। जो बिहार के लिए जरूरी है वही भाजपा के लिए जरूरी है और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का नेतृत्व बिहार को विकास के पटरी पर डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है, तो उसका लाभ बिहार की जनता को मिल रहा है। चलिए जरा सा सीट शेयरिंग पे हमें कुछ, अगर आपके पास कुछ जानकारी हो तो बता दीजिए, क्या होने वाला है सीट शेयरिंग को लेकर? बड़ी चर्चा है कि 100 सीटें बीजेपी जेडीयू लड़ेगा, कुछ बाकी जो 40-45 सीटें अगर बचती हैं चिराग के पास जाएगा या सबसे बड़ी बात है रोहित जी, इसमें मिल के हम चुनाव लड़ेंगे, ये सबसे पहला थंब रूल यही है। एनडीए गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगा। सीटों के मामले में हमारे वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और जो भी आंकड़े निकल के आएंगे उसको सभी दल 243 सीट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये मंशा से हम चुनाव लड़ रहे हैं। बराबरी का क्या दर्जा दिया जाएगा इस बार नीतीश कुमार को सीट शेयरिंग में? हम लोगों ने पहले भी और आगे भी, और जो सब दल का जो अपना डिमांड्स है उसके हिसाब से सब चीजें बात करके होगा। लेकिन एक चीज बड़ा कहा जाता है कि भाई बीजेपी ने जो महाराष्ट्र में किया था एकनाथ शिंदे के साथ, कहीं बिहार में वो चीज आप नीतीश कुमार के साथ ना दोहरा दें। चुनाव जीते नीतीश कुमार के नाम पर, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आए तो ऐसा नहीं हो कि नीतीश कुमार को हटा के बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना दे। बिहार में आपने देखा है, जब हम बड़े दल में भी थे तो भी नेता प्रतिपक्ष नीतीश कुमार को बनाया गया था, नेता बनाए थे हम लोग नीतीश कुमार जी को। तो ऐसा नहीं है, जब जब हर राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियां होती है, अपना अपना नेतृत्व होता है। राज्य की परिस्थिति में हम लोग उस समय भी, जब हम बड़े दल थे, फिर भी हमने अपना नेता नीतीश कुमार को चुना था और आगे भी हम लोग इस प्रकार से नेतृत्व देते रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप पटना से ही सांसद, माफ़ कीजिएगा, विधायक हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या लगता है कि पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ गिरावट आई है? क्या कुछ नीतीश कुमार का इकबाल जो है, नीतीश कुमार जो कड़क एकपन होता था कानून व्यवस्था पर, वो पकड़ ढीली हुई है क्या उनकी? इसीलिए इतनी सारी घटनाएं हुई हैं और जिसको लेकर सरकार जो है वो बैकफुट पर भी है कानून व्यवस्था को लेकर। नहीं, देखिए, पहले तो कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार की यूएसपी रही है और आज भी वही यूएसपी है। आज भी उनको माना जाता है कि अगर अपराधी अपराध करेगा तो उसकी जगह सजा पूरी तरह से जेल होगी, ये स्पष्ट है। हमारी सरकार जो नीतीश कुमार की यूएसपी रही है, कोई भी व्यक्ति अपराधी को संरक्षण नहीं दे सकता।
जहाँ तक घटनाओं का जिक्र आपने किया है, आप देखिए जितनी भी घटनाएं हुई पिछले 2-3 महीने में, जो प्रमुख घटनाएं जो रही, उन सभी घटनाओं पे त्वरित कार्रवाई की गई। चाहे गोपाल जी खेमका की घटना हो, चाहे हॉस्पिटल वाली घटना हो, एक एक घटना पे त्वरित कार्रवाई की गई। यही है नीतीश कुमार की यूएसपी, और यही अंतर पैदा करता है नीतीश कुमार भाजपा की सरकारों में और नीतीश कुमार जब हमारे नेतृत्व करता रहते हैं तो उसके यूएसपी के आधार पे, सुशासन के मॉडल पे। आरजेडी कह रहा है ये जंगल राज नहीं है, महाजंगल राज आ गया है, राक्षस राज कहा जाता है। आरजेडी को जंगल राज का अभी तक पूरा डेफिनेशन नहीं समझ में आया है। मैं तेजस्वी यादव जी को कहूंगा कि आइए मैं आपको बताता हूं जंगल राज क्या है। जंगल का राज का मतलब क्या होता है? जब एनार्की फैले, जब राजा जंगल की कानून की तरह काम करे। जब आपके समय में अपराधी अपराध करता था, मुख्यमंत्री कार्यालय से उसको संरक्षण मिलता था। किसी का अपहरण होता था, गाड़ियां पाई जाती थी आपके दरवाजे पे। डॉक्टर का अपहरण होता था, उसके फिरौती के वाला व्यक्ति आपके दरवाजे से छूट के जाता था। स्पष्ट रूप से जब अपराधी को संरक्षण देने वाली सरकार होगी, उसको कहा जाता है जंगल का राज। और हाईकोर्ट ने जब जंगल राज कहा था तो इसी को परिभाषित किया था। तेजस्वी यादव जी एक्चुअली उस पर ध्यान नहीं दिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई किए होते तो निश्चित रूप से जंगल राज की सही डेफिनेशन समझ पाते। वो तो कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 2,500 रुपया देंगे, बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, और आप लोगों को नकलची सरकार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जो वो बोलते हैं नीतीश कुमार तुरंत उसको लागू कर देते हैं। सभी लोग बैठे हैं, तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, 2 बार बने, 4 विभाग के मंत्री रहे। चारों विभाग में कभी भी किन्हीं योजनाओं की समीक्षा, मॉनिटरिंग या व्यवस्था को देखने के लिए तेजस्वी यादव नजर आए। तेजस्वी यादव कहते हैं हम योजनाएं, जब मौका मिला था तो एक भाई वन विभाग की मिट्टी काट कर दूसरे भाई के मॉल में बनवा रहा था, आपने देखा है ना न्यूज। तो जब मौका मिला तो अपने लिए मॉल बना रहे थे, गरीब के आशियाने बनाने की चिंता नहीं हुई। अब जब विपक्ष में आए तो घोषणाएं कर रहे हैं। अरे सरकार घोषणा भी कर रही है और इम्प्लीमेंट भी कर रही है, और आपको वो मौका नहीं मिल रहा है। आप केवल घोषणा करिएगा, क्योंकि पहले भी आपने कुछ नहीं किया है, इसलिए जनता को मालूम है आगे भी आप केवल अपने लिए चिंता करते हैं। आपको मिला था ना नौकरी देने का मौका, जॉब वो तो कहते हैं कि नौकरी दिया मैंने 17 महीने में। जॉब फॉर जमीन घोटाला किसने किया? आप नौकरी की बात करें, ये नीतीश कुमार की सरकार में एक बार बैठकर शिक्षा विभाग का कभी सूद लिया और उसकी नियुक्ति पत्र का जिक्र करके अपना वाहवाही लेते हैं। शिक्षा विभाग में किस प्रकार के चीजें उस समय उन्होंने बढ़ाई, उसको कौन नहीं देखा? उनके शिक्षा मंत्री खुद कैबिनेट की बैठक से बाहर रहते थे और डिपार्टमेंट की सूद तक नहीं ले पाते थे। तो मेरा ये मानना है कि आज बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम पर एक विश्वास का माहौल है, और निश्चित रूप से विकास हमारा एजेंडा है, और इस एजेंडे पर हम चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव के लिए क्या कहना चाहेंगे? कितना वक्त उनको रुकना पड़ेगा? मैं तो कहूंगा तेजस्वी यादव जी संघर्ष करिए, केवल बड़े बड़े बयानवीर बनने की जगह कर्मवीर बनिए। सदन से लेकर सड़क तक अगर नजर आते 5 साल तो निश्चित रूप से जनता आप पर भरोसा करने के लिए सोचती। मौका मिलेगा इस बार तेजस्वी यादव को, आपको लगता है? पिछले बार बहुत कम सीटों से वो चूक गए थे, बता दें आपको। अभी तो 5 साल में लोगों ने उनको देख लिया। अब तो जो देखने के बाद जिन लोगों ने जो देखा है, अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई भ्रम है। उस समय थोड़ा भ्रम रहा भी होगा, इस बार सारा भ्रम टूट चुका है। वो तो कहते सारे वादे मैं पूरा करूंगा। आप लोगों ने हालांकि उनके सारी जो वादा करते थे वो सब कुछ ना कुछ आप लोगों ने देना शुरू कर दिया है। पूरा हम करते हैं। अगर कांग्रेस और आरजेडी का पूरा करने का उठाइएगा तो जाइए कर्नाटका देखिए, जितनी घोषणाएं की सब अभी वहीं गए हैं। हिमाचल चले जाइए, कोई घोषणा पूरी नहीं हुई। और चले जाइए छत्तीसगढ़, आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में मोदी ने जितनी गारंटी दी उतना गारंटी वहां पूरा हुआ है। यही अंतर है महागठबंधन और ठगबंधन और एनडीए सरकार में। आखिरी सवाल, क्योंकि इस सेशन के बाद जो नेता आने वाले हैं उन्हीं से रिलेटेड सवाल है। प्रशांत किशोर आने वाले हैं। लगातार का आरोप लगता है कि बी टीम है, बीजेपी के प्लांट उनको कहा जाता है चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। क्या लगता है, क्योंकि अब वो राजनीति में उतर चुके हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, फायदा पहुंचाएंगे? प्रशांत किशोर, देखिए बीजेपी अपने एजेंडे से काम करती है, अपने जनता के बीच में काम करती है, और दिल्ली के लोगों ने देखा है किस प्रकार से फर्जीवाड़ा से बचने का। मैं तो बिहार की जनता को यही कहूँगा, फर्जीवाड़ा से बचिए। और कहीं ना कहीं बिहार में बीजेपी एनडीए गठबंधन पूरी तरह से जनता के साथ काम कर रही है। हम अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे, और अपोजिशन के रूप में जो लालू जी और कांग्रेस लड़ रहे हैं निश्चित रूप से उनको करारा जवाब देंगे। प्रशांत किशोर का नाम तक नहीं ले रहे हैं आप अपोजिशन में? नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि जिस प्रकार से लालू जी ने एक तरीके से सिस्टम में उनको खड़ा किया है,
और लालू जी और तेजस्वी यादव जी जो उनको अपना सपोर्ट सिस्टम खड़ा करा रहे हैं, उससे बीजेपी के सेहत पे कोई असर नहीं लालू जी खड़ा करा रहे हैं प्रशांत किशोर को। 100% आप एजेंडा देखिएगा, ये लालू जी और कांग्रेस का एजेंडा है। मतलब वो प्रशांत किशोर को आप लोग के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं क्यों खड़ा कर रहे हैं। रोहित जी, आप तो पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते हैं, उनके चुनाव लड़ने से किनको फायदा होने जा रहा है वो आप समझ सकते हैं। कहा तो जाता हूँ सबको नुकसान पहुंचाएंगे, हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, नहीं पहुंचाने वाला है। लेकिन एक चाहत आखिरी में है कि किसी दिन बीजेपी का मुख्यमंत्री जरूर बने बिहार में। देखिए, वो तो हर कार्यकर्ता जो इस देश में भाजपा के लिए काम करता है वो चाहता है कि मेरे राज्य का मुख्यमंत्री भाजपा का हो, लेकिन गठबंधन दल का धर्म भाजपा ही सही ढंग से निभाती है। और आज हम मानते हैं वर्तमान परिस्थिति में 25 से 30 नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चलिए नितिन नवीन जी, आप बिहार तक के इस मंच पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया।